बच्चों, हमने चर्चा करी कि भारतीय नवाब यूरोपीय सेना की मदद लेते थे और जब वो उनसे मदद लेते थे तो उसके बदले में बहुत सारा धन, जागीर और अपने राज्य का हिस्सा उन्हें देते थे। इस प्रकार कंपनी को भेंट देने और उनकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं को बहुत सा धन खर्च करना पड़ता था। इससे उन पर बहुत बोझ पड़ता था और उनका राजकोष खत्म होता जा रहा था। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी कंपनियां व्यापार न करें, परंतु वो इस बात के पूरी तरह खिलाफ थे कि अंग्रेजी कंपनियां उनके राज्य में अपनी सेना रखें, क्योंकि अंग्रेजी सेना जो व्यापार करती थी वो सैन्य बल के आधार पर करती थी और जोर जबरदस्ती करती थी। इस चीज़ का भारतीय राजा विरोध करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी सेनाएं उनके राज्य में अपनी ताकत बढ़ाएं। इसलिए भारतीय राजाओं को अपने राज्य में किसी दूसरे देश की सेना का रहना खतरनाक लगता था। अंग्रेजी सेना उनके राज्य में किले बनाती थी, वहाँ पर किलेबंदी करती थी और अपने सशस्त्र सैनिक वहाँ पर रखती थी। ये सशस्त्र सैनिक व्यापार में सहयोग करने के साथ साथ वहाँ की जनता पर अपनी धाक जमाते थे और ये चीज़ें भारतीय नवाबों और राजाओं को अच्छी नहीं लगती थी। भारतीय राजा इस चीज़ का विरोध करना चाहते थे। राजा और नवाब कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाना चाहते थे और जब वो रोक नहीं लगा पाते थे और तब उन्हें वो खतरा महसूस होता था कि अंग्रेजी कंपनी हमारे अपने राज्य में अपनी सैनिक शक्ति दिखा रही है और हमारी जनता पर अपनी सैन्य शक्ति की धाक जमा रही है। इसीलिए राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से धीरे धीरे खतरा महसूस होने लगा। ब्रिटिश कंपनी अपने सभी इस तरह के राज्यों में अपने व्यापार को बढ़ाती जा रही थी। कंपनी का व्यापार राज्यों में जब बढ़ रहा था तो कंपनी के व्यापारी उसी में अपना निजी व्यापार भी चला रहे थे। कंपनी के व्यापारी अपने निजी सामान को कंपनी का सामान बताकर कर से छूट ले लेते थे। इस तरह से होता ये था कि कंपनी के सामान पर तो छूट होती ही थी, साथ ही साथ कंपनी के जो अफसर और व्यापारी अपना निजी सामान बेचते थे उस पर भी उन्हें कर से छूट मिल जाती थी। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, साथ ही साथ जो निजी अफसर और व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते थे वो भी बहुत सारा धन लेकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी और सेठ भी उनकी मदद करते थे। वो भी अपना सामान कंपनी का सामान बताकर कर में छूट प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से एक तरह कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट और धोखाधड़ी हो रही थी। पूरी तरह से आर्थिक लूटपाट कंपनी कर रही थी। साथ ही साथ कुछ अपने व्यापारी, भारतीय व्यापारी भी उनका साथ दे रहे थे। कंपनी कारीगरों से बहुत कम कीमत पर सामान खरीदती थी, क्योंकि कंपनी के पास सैन्य शक्ति बहुत थी। इसलिए वो जोर जबरदस्ती करके भारत के जो व्यापारी थे उनसे उनका सामान बहुत कम कीमत पर खरीद लेते थे। साथ ही जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे वहाँ पर वो अपना शासन चलाते थे और वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा लगान वसूल करते थे। वहाँ के किसान, बुनकर, दस्तकार सभी वहाँ पर दुखी हो चुके थे और उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। जब राजा इन सब बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते थे। हर समय अगर कोई भी राजा उनका विरोध करता तो हर समय अंग्रेजी सेना उनसे लड़ने को तैयार रहती। वो ये चाहते थे कि अंग्रेज जो हैं किसी भी तरह से यहाँ पर व्यापार में उनको पूरी तरह सहूलियतें ना मिलने पाएँ, लेकिन अंग्रेज व्यापारी पूरी तरह से उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे थे और वहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाते जा रहे थे। इस समय बंगाल में अली वर्दी खां नवाब थे। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बनते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। इस समय तक यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का बहुत फ़ायदा उठा रही थीं। इस पूरे जो उनका विरोध करने वाले थे वो लोग इस फिराक में रहते थे कि किस तरह से बंगाल के नवाब को हटाकर हम अपना शासन कर सकें। अंग्रेजी कंपनी तो इस फिराक में थी कि कैसे वो उनके विरोधियों से मिल जाए और वहाँ पर बंगाल के नवाब को हटाकर अपना शासन स्थापित कर ले। ये सभी कंपनियाँ जितनी भी व्यापारिक सुविधाएं, कर में छूट उनको मिली हुई थी, उनका बहुत दुरुपयोग कर रही थीं।
कंपनी धीरे धीरे कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, वहाँ पर अपने किले और बस्तियाँ बना रही थी और इन किले और बस्तियों की किलेबंदी भी कर रही थी। सिराजुद्दौला को जब इन तैयारियों का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और इन पर आदेश दिया कि इन सैन्य तैयारियों को तुरंत रोक दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सैन्य तैयारियों को नहीं रोका। क्रुद्ध होकर नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण करने की तैयारी करी और जब नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण किया तो उसने अंग्रेजों को परास्त कर दिया। अंग्रेजों को परास्त करने की सूचना जब लॉर्ड क्लाइव को चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, वहां पहुंची तो लॉर्ड क्लाइव अपने 9 सैनिक बेड़े के साथ कोलकाता आया और वहां पहुंचकर उसने कोलकाता पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस पूरे क्रम में नवाब और अंग्रेजों के बीच 9 फरवरी 1757 ईस्वी को एक संधि हो गई, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इतने पर भी अंग्रेजी कंपनी संतुष्ट नहीं थी। लॉर्ड क्लाइव अलीनगर की संधि से संतुष्ट नहीं था। वो पूरे बंगाल में अपना साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने मीर जाफर से समझौता कर लिया और इस समझौते के तहत मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया। मीर जाफर विश्वासघात करके अंग्रेजों से मिल गया और वो इस समझौते के लिए तैयार हो गया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया तो मीर जाफर ने उनको वचन दिया कि जब वो नवाब बन जाएगा तो वो उन्हें बहुत सा धन और जागीर देगा। इस पूरे षड्यंत्र की जब योजना बन गई तो उसमें राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नाम के और व्यापारी भी शामिल हो गए, क्योंकि उनको इससे व्यापारिक लाभ होने वाला था। इन सब लोगों के शामिल होने के बाद और इस षड्यंत्र की योजना बनने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और जब आप इन संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए क्लाइव एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। जब नवाब को अंग्रेजों की सेना के आने की सूचना मिली तो वह भी उनका विरोध करने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और प्लासी के मैदान में 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला की सेना और क्लाइव की सेना आमने सामने हुई। भीषण घमासान युद्ध हुआ। लेकिन उस समय जब ये युद्ध हो रहा था तब नवाब ने मीर जाफर को सेनापति होने के नाते उससे कहा कि आप आक्रमण की पहल करिए और उन्होंने आक्रमण की पहल करने का कोई कदम नहीं उठाया। मीर जाफर ने जब कोई कदम नहीं उठाया तब नवाब को ये आभास हो गया कि मीर जाफर विश्वासघाती है। नवाब को मीर जाफर के विश्वासघात का आभास हो गया। मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा और जब नवाब को उसके विश्वासघात का आभास हुआ और षड्यंत्र का पता चला तो वह मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के इस प्रकार मैदान छोड़कर भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन अंत में नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों ने पुरस्कार के रूप में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन और जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी था। वह स्वतंत्र रूप में शासन करना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसको आभास हो गया कि ऐसा नहीं है। अंग्रेज उसे सिर्फ एक नामधारी शासक के रूप में कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मीर जाफर उनकी कमाई का एक साधन बन जाए और वो उससे नियमित कमाई करते रहें। वे उसके राज्य में बहुत तरह से आर्थिक लूटपाट करने लगे। मीर जाफर कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उनसे समझौते की वजह से बंधा हुआ था। उस राज्य में जितने भी किसान, दस्तकार, बुनकर थे, सब आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे थे। लेकिन उस समय तक मीर जाफर
बहुत ऊब गया था और वो इनसे छुटकारा पाना चाहता था। अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का उपाय वो सोचने लगा। जब अंग्रेज़ों को इस बात की भनक लगी कि मीर जाफ़र हमसे छुटकारा पाने का उपाय देख रहे हैं, तो उन्होंने 1760 में उसे गद्दी से उतार दिया और मीर कासिम को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने के लिए उनको वर्धमान, जिसे उस समय बर्धमान कहा जाता था, मिदनापुर और चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। इस प्रकार से हर एक कदम के बाद अंग्रेजी राज्य की सीमाएं बढ़ती जा रही थीं।